नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को आज यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 30 सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करते हैं। अभी तक मैंने 18 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो प्लीज़ एक बार उन 18 प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। यह हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से, पत्तन कौन कौन से, आपसे पूछा जा रहा है। भारत का जो पूर्वी तट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह आपको बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो भारत के पूर्वी तट की बात यहाँ पे हो रही है। पूर्वी तट ये हमारा हो गया, ये पूर्वी तट हमारा हो गया। तो यहाँ पे पूर्वी तट में इसमें से कौन से बंदरगाह आपको मिलेंगे? तो इसमें से आपका जो कांडला दिया गया, कांडला तो आपका गुजरात में है, तो ये गलत हो गया। पश्चिम तट हो गया आपका। हल्दिया यहाँ पे आपका होता है क्या? तो हल्दिया आपका हो गया यहाँ पे। हल्दिया तो आपका वेस्ट बंगाल में है, लेकिन आपका कोचीन जो है ना, कोचीन आपका केरल में हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। पारादीप आपका उड़ीसा में है और कांडला आपका गुजरात में, ये भी आपका गलत हो गया। तो पूर्वी तट पर स्थित दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो पारादीप और हल्दिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पारादीप आपको मिलेगा उड़ीसा में और हल्दिया आपको मिलेगा कहाँ पर? तो हल्दिया आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो ये पूर्वी तट पर स्थित पत्तन या बंदरगाह हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पारादीप आपका उड़ीसा में है और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है, आपसे पूछा जा रहा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन आपको बताना है कितना होता है। तो वर्तमान में 2.5 लाख रुपए जो है मासिक वेतन होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है आपके सामने। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2016 से प्रभावी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन की जो संशोधित दरें हैं ये यहाँ पे लिखी गई हैं। तो पद का नाम यहाँ पे है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सीजेआई की अगर हम बात करें तो सीजेआई को मिलता है 2,80,000 रुपये प्रति माह। इनकी पेंशन होती है 16,80,000 रुपये प्रति वर्ष प्लस महंगाई भत्ता इनको मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जो प्रश्न यहाँ का मेंशन था, प्रश्न में जो दिया गया था कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना आता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका राइट आंसर क्या था। तो 2.5 लाख रुपये प्रति माह जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2,25,000 रुपये। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। होगेनकल झरना किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। होगेनकल झरना किस नदी पर आपको मिलेगा? तो यह झरना आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कावेरी नदी पर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। कावेरी नदी पर यह झरना स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तथा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है नदियों के उद्गम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि कावेरी जो नदी है इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको मिलेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मिलेंगी कर्नाटक में, और यहीं से जो है आपका उद्गम होता है कावेरी नदी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस फोटोग्राफी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? बुद्ध के जो उपदेश थे इनका जो मुख्य संबंध था वह किससे था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो आप याद रखिएगा, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। आप याद रखिएगा, विचारों और चरित्र की शुद्धता से संबंधित था। मुख्य मतलब उपदेश, मुख्यतः जो उपदेश था इनका संबंध किससे हुआ करता था? तो व्यक्तियों के विचारों और उनके चरित्र की शुद्धता से संबंधित इनके उपदेश होते थे। तो आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाती है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश था वह कहाँ पर दिया गया था। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश था दिया गया था सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यह जगह आपको मिलेगी, सारनाथ। यहीं पे जो है अपना पहला उपदेश दिया था किसने? तो महात्मा बुद्ध ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको कहा क्या जाता है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके पहले उपदेश को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं महात्मा बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश थे वह कहाँ पर दिए थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश थे ये श्रावस्ती में दिए गए थे। श्रावस्ती नामक स्थान पर जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो ये उपदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आप याद रख सकते हैं। पहला उपदेश इन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में, पहला उपदेश दिया गया था। तथा जो है इनके प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तथा इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान पर दिया था। आपको उस युद्ध का नाम बताना है जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। उस आपको लड़ाई को बताना है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों ने मैसूर पर जो है कब्जा कर लिया था। तो आप याद रखिएगा, आपको पता होगा कि 4 इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई थी मैसूर की, जिनमें से जो चौथी लड़ाई मैसूर की थी, जो चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको याद रखना है, चौथा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था यह 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया था, इसी में टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम के किले में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आइए जो 4 इम्पॉर्टेंट आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, छोटे छोटे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका लड़ा गया था 1767 से 1769 के मध्य। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। और हैदर अली जो है इस युद्ध में जीत गया था। टीपू सुल्तान का जो पिता था हैदर अली, वह इस युद्ध में जीत गया था। इसके अलावा अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य एक संधि होती है, मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इस प्रथम आंग्ल मैसूर में बंगाल का जो गवर्नर था वो होता था लॉर्ड वेरेलस्ट। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से 84 के मध्य आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं पोर्टो नोवा की लड़ाई। तो सर आयरकूट ब्रिटिश अधिकारी यह था आयरकूट ने पोर्टो नोवा की लड़ाई में नवंबर 1781 में, आप याद देखिएगा, जो पोर्टो नोवा की लड़ाई थी नवंबर 1781 में हुई थी। इसी पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली को हराया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। हैदर अली की बाद में 1782 में मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका जो बेटा था, उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वह शासक बनता है मैसूर का और उसने युद्ध जारी रखा। तो मैसूर का युद्ध अब किसके द्वारा लड़ा जा रहा था? टीपू सुल्तान के द्वारा, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोर्टो नोवा की लड़ाई में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था यह मंगलौर की संधि के से समाप्त होता है। 1784 में आपकी मंगलौर की संधि होती है और इसी मंगलौर की संधि से ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। इस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के मध्य, याद रखिएगा 1790 से 92 के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है 1792 में, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य, भारी युद्ध जुर्माना, इसके अलावा बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था इस संधि के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर समय आता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो 1799 में लड़ा गया था। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम के किले में, तथा इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था जनरल वेलेजली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। टिग्रिस नदी जो है मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? टिग्रिस नदी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टिग्रिस नदी है यह मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इराक से। इराक से होकर यह बहती, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यतः जो है टिग्रिस नदी कहाँ से होकर बहती है? तो मुख्यतः जो टिग्रिस नदी है यह इराक से होकर बहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो फेमस पुस्तक है आनंद मठ, इसके रचयिता आपसे पूछा जा रहा है कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद मठ जो फेमस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित यह पुस्तक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का संबंध भी इसी पुस्तक से ही है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके जो रचयिता वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडियन आपकी सिविल सर्विस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, पास किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही जाएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे 1864 ईस्वी में। कब? तो 1864 में जो है इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया था। तो ऑप्शन जो आपका ए वाला यहाँ पे दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के उस सेशन का आपको नाम बताना है जिसमें सर्वप्रथम बार स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। सर्वप्रथम बार कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज की मांग को आपके कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था, उस अधिवेशन का नाम आपको बताना है। तो यह कौन सा अधिवेशन था? तो आप याद रखिएगा 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज की मांग को रखा था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन 1906। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता है करी गई थी आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो है इस सेशन की अध्यक्षता करी थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं बाकी के 3 अन्य सेशन जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 में बोलते चल रहा हूँ, आपको लिखते चलना है। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था यह अपने लिहाज से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। तो आप याद देखिएगा, सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में कांग्रेस का, इसी सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का जो विभाजन है वो नरम दल और गरम दल के बीच में हो जाता है। तथा 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने? रास बिहारी घोष ने। आप याद देखिएगा, रास बिहारी घोष, यहाँ पे घोष हैं, बोस मत लिख दीजिएगा, घोष ने, रास बिहारी घोष ने जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर समय आता है 1916 का लखनऊ पैक्ट का, लखनऊ अधिवेशन का। यह भी अपने लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, पुनः कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में एक हो जाती है, यानी कि नरम दल और गरम दल में जो कांग्रेस बट गई थी, पुनः इनका एकीकरण हो जाता है
लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं 1916 में एक और चीज़ होती है, क्या होती है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन भी अपने लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का अपना लक्ष्य घोषित किया था 1929 के लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में। इसी कारण से यह लाहौर अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी कांग्रेस की, वह कब रखी गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तथा इस 1929 के लाहौर सेशन की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो जो भी मैंने आपको एडिशनल फैक्ट बताए हैं उनको आपको साथ में याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, सिर्फ इन्होंने भाग लिया था, आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया था ऑप्शन के तौर पर। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं करी थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक नाम रहेगा बाल गंगाधर तिलक का। तो आपको राइट आंसर लगाना है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं करी थी। तो आप याद रखिएगा। किंतु इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया था लेकिन इन्होंने अध्यक्षता नहीं करी थी। तो लास्ट इनका कौन सा सेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो है आखिरी बार इन्होंने भाग लिया था। क्योंकि जब आपका 1920 में भारत छोड़ो मतलब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, 1920 में आपका जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, तो जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत आपको बताना है, इस चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करने हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? तो आप याद रखिएगा, इस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में एजुकेशन पर, भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए जो है 1 लाख रुपए की धनराशि जो है निर्धारित की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 लाख रुपए की धनराशि जो है निर्धारित की गई थी शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष भारत में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जवाब देने की आप भरपूर कोशिश कीजिएगा। और निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का रंग पीला होता है? किस लौह अयस्क का रंग पीला होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। लौह अयस्क से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये ज्योग्राफी के काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आइए लौह अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं। फिर एक एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा जिससे आपका आंसर भी पता चल जाएगा। तो लौह अयस्क के आपके कितने प्रकार होते हैं भैया? तो लौह अयस्क के आपके 4 प्रकार होते हैं। ये 4 प्रकार आपके कौन कौन से? पहला आपका प्रकार होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बारे में आप याद देखिएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की खास बात क्या है आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो मैग्नेटाइट इसमें जो है लौह धातु का अंश लगभग 72% होता है। मैग्नेटाइट में लौह धातु का अंश कितना होता है? तो लौह धातु का अंश इसमें लगभग 72% होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यह काले रंग का सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क होता है। तो मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। तो यह काले रंग का सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा लौह अयस्क। और इसका कलर कैसा है? तो इसका कलर होता है काला। फिर नंबर आता है किसका? नंबर आता है फिर हेमेटाइट का। हेमेटाइट। हेमेटाइट में लौह अयस्क कितना प्रतिशत होता है? तो हेमेटाइट में धातु का अंश लगभग 60 से लेकर 70% तक होता है तथा इसका रंग जो है लाल रंग का होता है तथा यह दूसरा सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार का ही लौह अयस्क पाया जाता है। फिर तीसरे स्थान पे आपका आता है
और लिमोनाइट तो इसी के बारे में प्रश्न में पूछा गया। तो लिमोनाइट जो है तीसरे स्थान पे आता है लॉयस्की के मामले में, तथा इसमें धातु का अंश लगभग 35 लेके 50% तक होता है। यानी कि लिमोनाइट में धातु का जो अंश होता है वो 35 से लेके 50% तक होता है, तथा इसका रंग जो है पीला होता है। कैसा होता है? तो लिमोनाइट का जो रंग होता है, जो लिमोनाइट लौह अयस्क होता है, इसका रंग कैसा आता है? तो पीला होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। फिर सबसे खराब आपका जो लौह अयस्क होता है वो सीडेराइट होता है। सीडेराइट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सीडेराइट जो है यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है और इसका रंग होता है भूरा। आप याद देखिएगा, जो सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है जिसमें धातु का अंश मात्र 30 से लेकर 40% तक होता है, यह भूरा रंग का होता है और यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क कहलाता है। कौन सा? तो सीडेराइट। तो 4 प्रकार के जो आपके लौह अयस्क होते हैं मैंने आपको उनके बारे में पूरे डिटेल में बता दिया है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि किस लौह अयस्क का रंग पीला होता है? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमोनाइट जो लौह अयस्क होता है इसका रंग जो है पीला होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपको सभी का रंग बता देता हूँ। तो सीडेराइट का रंग भूरा होता है। सीडेराइट का रंग भूरा होता है। हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? तो हेमेटाइट का रंग आपका होता है, हेमेटाइट का रंग लाल होता है। लाल होता है तथा हेमेटाइट जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है और इसका रंग काला होता है। और लिमोनाइट का रंग पीला होता है। और इसमें से किस नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? इसमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को जो है हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा। तथा गोदावरी नदी का जो उद्गम है आपके महाराष्ट्र के नासिक से होता है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र के नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है और इसे दक्षिण की गंगा भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समय 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना से कौन संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल बताना है कि कब से कब तक आपकी जो पांचवा जो 5 ईयर प्लान था वह चला था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल था कब से कब तक? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1974 से 1979 तक था। यह 5 वर्ष तो चलने वाली थी, परंतु इसको बीच में चुनाव होते हैं और चुनाव मतलब जब यह योजना बनाई गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो उस समय सरकार किसकी थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार की तरफ 5 वर्ष का यह तो प्लान बना दिया गया था कि 1979 तक जो है यह योजना चलेगी, परंतु बीच में चुनाव होते हैं 78 में, और 78 में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और नई सरकार बनती है जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी की जो नई सरकार बनती है, इस पार्टी के द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल हो जाता है आपका 1974 से 78 तक ही चलती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्थान जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक गांव में सभी घरों तक जल की पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2024 तक। आप देखिएगा, वर्ष 2024 तक जो है हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार का। यानी कि टैप वाटर जो होता है, नल के द्वारा जो जल होता है वो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ की मदद से जो है भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ की मदद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई पड़ता है? जो सूर्य अस्त होता है, जो सनसेट होता है, वह किस कारण से लाल दिखाई देता है सूर्य, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से जो सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है,
यह इस समय सूर्य जो लाल होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? ऐसे आपको 2 ग्रहों का नाम बताना है जिनके पास कोई भी उनका सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उनका उपग्रह नहीं है। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि 2 ग्रह कौन कौन से हैं। तो ऐसे आपके 2 ग्रह हो जाएंगे बुध और शुक्र। आप याद रखिएगा, बुध और शुक्र ये ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है। तो आप याद रखिएगा बुध और शुक्र किसमें? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? इसमें कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। आप याद देखिएगा, टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। आपको इसका जवाब देना है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किस वर्ष में किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं, इनके द्वारा नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है किस वर्ष में करी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न आपका। तो प्रश्न में क्या दिया है कि डायनामाइट का आविष्कार इनके द्वारा कब किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डायनामाइट का जो आविष्कार इनके द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1867 ईस्वी में जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि मानव मस्तिष्क में, मानव के दिमाग में पाई जाने वाले, मानव की खोपड़ी में पाई जाने वाली कुल हड्डियां कितनी होती हैं। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ग्रीन गोल्ड जो है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति आपको बताना है? ग्रीन गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो चाय की। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय की। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें से किसका जो है प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता, आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो प्रेशर का, यानी कि दाब का जो है ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सिंपल सा भी प्रश्न है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम फीमर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है और यह मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का जो अध्ययन है आपका जेनेटिक्स में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवंशिकता। भारतीय रेलवे के जोन उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा प्रयागराज में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का आपको मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो इटली के रोम में यह अवस्थित है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होती हैं यह मिलन स्थल होती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। तो आपको बताना है कि नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, दोदा बेटा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोदा बेटा जो है यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो है अनाईमुड़ी है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, अनाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, कही जाती है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए फायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक